Good morning, dear students. Last time we were talking about polar bonds. तो हम पोलर बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें आयनिक करेक्टर होता है एंड कन्वर्सली इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें कोवलेंट करेक्टर होता है। तो ये जो आयनिक करेक्टर है ये कोवलेंट करेक्टर में कन्वर्ट होता है। इसे फजांस नाम के केमिस्ट ने सजेस्ट किया था और इनकी जनरलाइजेशन इन्होंने कुछ दी थी जिनको फजांस रूल कहा गया। तो इस फजांस रूल के अकॉर्डिंगली जब दो ऑपोजिटली चार्ज ऑयंस एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो जो एक ऑयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो कटायन है और वो स्मॉल इन साइज है और एक लार्ज साइज एनॉयन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो अभी ये इनिशियल कंडीशन है, ये अभी सपोज कीजिए कि एक दूसरे के क्लोज नहीं आए। अब सपोज नेक्स्ट कंडीशन पे बी पिक्चर पे आ जाइए। तो कैटायन जो है एनॉयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैटायन जो है ये कैटायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एनॉयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और न्यूक्लियस को रिपेल कर देता है। ये न्यूक्लियस है। तो कैटायन की ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एनॉयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एनॉयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है, कैटायन की इस प्रॉपर्टी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और एनॉयन की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है कैटायन की तरफ, इसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इस तरफ आएगा तो यानी कि एनॉयन से निकल के कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कहीं पे बीच में सिमेट्रिकल होने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट करेक्टर जो है वो आना शुरू हो गया। इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं और ये फजांस नाम के केमिस्ट ने हमें सजेस्ट किया था। जितनी ज़्यादा कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी यानी कि एनॉयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और जितनी ज़्यादा एनॉयन की पोलराइजेबिलिटी होगी यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी एंड ग्रेटर द पोलराइजेशन ग्रेटर इज द कोवलेंट करेक्टर। मैं ये सारा एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। जब स्मॉल साइज कैटायन और लार्ज साइज एनॉयन एक दूसरे के क्लोज कंटैक्ट में आते हैं तो जो स्मॉल साइज कैटायन होता है वो लार्ज साइज एनॉयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके न्यूक्लियस को रिपेल कर देता है। मतलब कैटायन का न्यूक्लियस या कैटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है एनॉयन के न्यूक्लियस को रिपेल कर देता है। तो कैटायन की इस प्रॉपर्टी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं, एनॉयन की इस प्रॉपर्टी को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, पूरे प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी या पोलराइजेशन होगी या जितनी स्ट्रॉन्ग कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर होगा। क्लियर है बच्चे? तो अब उसने फजांस ने जो रूल्स हमें दिए थे वो क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला जो रूल दिया गया था वो चार्ज ऑन कैटायन था।
उससे पहले ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पोलराइजिंग पावर को फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू आयनिक चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी कि आयनिक चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। रेडियस कम होगा कैटायन का तो उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, ये आपके लिए एक शॉर्टकट सा है एक तरह से देखा जाए तो, कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर को फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू आयनिक चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ कैटायन का स्क्वायर। तो उसने कहा है कि जितना ज़्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ही कोवलेंट करैक्टर होता है। सपोज कीजिए 1 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक कैटायन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो जो 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है उसकी पोलराइजिंग पावर फाई जो है वो ज़्यादा होगी, और जिसका कैटायन का रेडियस कम होगा उसकी भी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चार्ज ऑन कैटायन। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो एनॉयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उतना ही ज़्यादा कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा। सो चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करैक्टर। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। सोडियम कैटायन के ऊपर 1+ चार्ज है, एग्जाम्पल हमने इसकी NaCl ली है। मैग्नीशियम कैटायन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी एग्जाम्पल हमने मैग्नीशियम क्लोराइड ली है। एल्युमिनियम कैटायन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी एग्जाम्पल हमने एल्युमिनियम क्लोराइड ली है। सो greater the charge, greater is the polarizing power and greater is the covalent character। उसके अकॉर्डिंगली एल्युमिनियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का उससे कम होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एरो लगाया है और वहाँ पे क्या लिखा है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड टू एल्युमिनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से जब एल्युमिनियम क्लोराइड की तरफ जाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने मेल्टिंग पॉइंट नहीं याद करने, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लेकिन आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है, मैग्नीशियम क्लोराइड का 712 है, जबकि एल्युमिनियम क्लोराइड एटमॉस्फेयर में सब्लाइम कर जाता है, रूम टेम्परेचर पे सब्लाइम कर जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं तो मतलब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है और कोवलेंट कैरेक्टर कम है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया तो कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर गया। मेल्टिंग पॉइंट में सब्लाइम्स ही लिख दिया तो कोवलेंट कैरेक्टर और इंक्रीज कर गया, क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम होते हैं। ये हमने कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था जब हमने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को डिफरेंशिएट किया था। एक और एग्जांपल लेते हैं चार्ज की। लेड क्लोराइड है और लेड PbCl4 है। तो जब PbCl2 और PbCl4 को कंपेयर करेंगे तो PbCl2 में लेड के ऊपर जो चार्ज है वो +2 चार्ज है,
PbCl2 में, और PbCl4 में लेड के ऊपर +4 चार्ज है PbCl4 में। तो जितना कम चार्ज होगा उतना कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा। इसका मतलब कि जो PbCl4 है, चूँकि उसमें +4 चार्ज है, तो PbCl4 का कोवलेंट कैरेक्टर जो है PbCl2 से ज़्यादा होगा। अब आप खुद सोच के देखें, FeCl2 फेरस क्लोराइड, इसमें आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और FeCl3 इसमें आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो FeCl2 में 2 पॉजिटिव चार्ज है, FeCl3 में 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेरिक क्लोराइड है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा कोवलेंट इन नेचर है एज कंपेयर टू फेरस क्लोराइड के। तो फर्स्ट रूल है चार्ज ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। इससे हमें ये क्लियर होता है कि जितना ज़्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। नटशेल में ये है, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, दैट इज ऑल। बाकी तो इलिस्ट्रेट करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया। वैसे तो नटशेल में अगर आपको याद करना है तो सिर्फ इतना ही याद कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा कैटायन के ऊपर उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट रूल ऑफ फजांस। सेकेंड रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल है साइज ऑफ कैटायन। तो इस पे भी नटशेल है, साइज ऑफ कैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है, आप पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम होता है। पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में निकाल के देखें, पहले बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो साइज़ इनका क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इनके कैटायन का साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। साइज़ यहाँ पे दिया भी हुआ है, लेकिन आपने साइज़ जो है वो याद नहीं करना। ठीक है, तो ये लर्न करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, और पीरियोडिक टेबल चैप्टर में बताया हुआ है कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीज़ करता है। अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो कैटायन का साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। तो इनकी सबकी क्लोराइड्स की एग्जांपल ली है, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो सबसे छोटा साइज़ क्लोराइड जो कि एनाइन तो सब में सेम है और 2 ईच हैं, तो सबसे छोटा कैटायन कौन सा है, बेरिलियम। तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा होगा। सबसे बड़ा साइज़ कौन से कैटायन का है, बेरियम का। तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर जो है सबसे कम होगा आउट ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेंगे। यानी कि बेरिलियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा कोवलेंट है, तो बेरिलियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे कम होगा। बेरियम क्लोराइड में सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर है या ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो बेरियम क्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट जो हैं, मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है, इंडिकेट करते हैं कि कंपाउंड जो है वो कोवलेंट होता है। तो एक बार फिर से बता दूं,
कि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा है, तो नीचे जाते हुए मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा होता है, कैल्शियम का और बड़ा होता है, स्ट्रॉन्शियम का और बड़ा, बेरियम का सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज़ करेगा। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज़ करेगा, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो कोवलेंट करैक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। गॉट इट बच्चा? तो आई एम श्योर कि आपको ये सेकंड रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सेकंड रूल साइज ऑफ कैटायन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड रूल को, जो कि है साइज ऑफ एनॉयन। तो इसमें बताया गया कि साइज का एनॉयन का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी पॉलराइजेबिलिटी होगी, यानी उतना ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन अट्रैक्ट करेगा और उतना ज़्यादा ही क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा। तो एग्जाम्पल ली हुई है फुलराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की कैल्शियम के साथ। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड। तो पीरियोडिक टेबल में हैलोजन की फैमिली में फुलरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से आयोडीन पे जाओ तो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब कि कैल्शियम आयोडाइड जो है उसमें आयोडाइड का साइज़ जो है बिगेस्ट है। साइज़ लिखे भी हुए हैं लेकिन ये साइज़ आपने लर्न नहीं करने। मेल्टिंग पॉइंट भी लिखे हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी आपने लर्न नहीं करने। बस ये मेल्टिंग पॉइंट इस चीज़ के इंडिकेटिव हैं, इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो कोवलेंट करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। मतलब कई बार एमसीक्यू में मेल्टिंग पॉइंट से पूछ लेते हैं कि आप मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे बताइए कि ये वाले कंपाउंड है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होगा। फिर उस केस में फजांस रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे कि जिसका एनॉयन का साइज़ सबसे बड़ा है, जैसे कैल्शियम आयोडाइड में आयोडाइड का सबसे बड़ा साइज़ है, तो इसका कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। आयोडाइड के बाद ब्रोमाइड का साइज़ होता है, तो कैल्शियम ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है कैल्शियम आयोडाइड से ज़्यादा होना चाहिए। कैल्शियम फ्लोराइड में फ्लोराइड का साइज़ सबसे छोटा है, तो ये सबसे कम कोवलेंट होना चाहिए, यानी कि कन्वर्सली आयनिक होना चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड एंड एल्युमिनियम आयोडाइड। तो फ्लोराइड स्मॉलर इन साइज है, क्लोराइड बिगर एंड ब्रोमाइड इज स्टिल बिगर, आयोडाइड इज स्टिल बिगर। तो इस तरफ जाते हैं तो एनॉयन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। अगर एनॉयन का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो कोवलेंट करैक्टर जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्लियर है बेटा? ओके, चौथे रूल पे चलते हैं जो है सीडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस रूल में कहा गया कि आपके पास दो कैटायन हैं, तो दोनों का साइज़ अज्यूम कर लीजिए सेम है, जो कि होता भी है। Na+ और Cu+ दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। Na+ की कॉन्फ़िगरेशन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर प्लस की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में उसे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और जब 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे फॉल्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सीडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो इस रूल में कहा गया कि ऐसा कैटायन जिसके आउटरमोस्ट शेल में 18 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हैं, उसे उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सीडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, और वो एनॉयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सो हालांकि दोनों का Na+ और Cu+ का जो साइज़ है दोनों का सेम है और चार्ज भी सेम है, पर इनके जो क्लोराइड हैं, कॉपर क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 442 डिग्री सेल्सियस है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है
वो ज़्यादा कोवलेंट होता है। इसका मतलब कॉपर क्लोराइड इज़ मोर कोवलेंट एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। तो इससे ये पता चलता है कि अगर दो कैटायन दोनों का साइज सेम हो, दोनों के ऊपर जो चार्ज है यानी वन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो भी सेम हो, पर एक में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो यानी कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे में सीडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो जो 18 इलेक्ट्रॉन वाला कैटायन है वो 8 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन के कंपैरेटिवली एनॉइन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो उसका कोवलेंट करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। जो लेस कोवलेंट होता है वो ज़्यादा आयनिक होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि CuCl मोर कोवलेंट है, तो जो मोर कोवलेंट होता है वो लेस आयनिक है, और जो लेस कोवलेंट होता है और ये ज़्यादा क्या होता है, आयनिक होता है। यानी कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया आपको। अब आपके पास ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है करने के लिए। इसमें बताया हुआ है NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो इनका कोवलेंट कैरेक्टर इस तरफ इंक्रीज़ करता है। मैंने बड़ी सारी एग्जांपल्स ली हैं। इस तरफ इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि कैटायन तो इनमें सेम है, एनॉइन का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। अब सारे रूल्स को नटशेल की एग्जांपल दे दी, सारी सबकी इकट्ठी एग्जांपल दे दी। फ्लोराइड का साइज़ छोटा है, क्लोराइड का बड़ा है, ब्रोमाइड का और बड़ा, आयोडाइड का और बड़ा। जब एनॉइन का साइज़ बढ़ता है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब कि कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो सोडियम फ्लोराइड से सोडियम आयोडाइड की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। गॉट इट? उसके बाद और एग्जाम्पल सेकंड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड। यहाँ पे भी एनॉइन का साइज़ का कंसेप्ट है क्योंकि ऑब्वियसली कैल्शियम तो सब में सेम है, तो फ्लोराइड स्मॉलर, क्लोराइड उससे बड़ा, ब्रोमाइड का साइज़ उससे बड़ा, आयोडाइड का साइज़ सबसे बड़ा। तो जिस एनॉइन का साइज़ सबसे बड़ा होगा उसका आयनिक करेक्टर कम होगा, उसका कोवलेंट करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। यानी कोवलेंट करेक्टर कैल्शियम फ्लोराइड से कैल्शियम आयोडाइड की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद बेरियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। अब क्लोराइड इसमें कॉमन है। क्लोराइड अगर कॉमन है तो कैटायन को देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के ये मेटल्स हैं। बेरिलियम सबसे ऊपर होता है छोटे साइज़ का, फिर मैग्नीशियम होता है थोड़े बड़े साइज़ का, कैल्शियम का साइज़ मैग्नीशियम से बड़ा होगा, स्ट्रॉन्शियम का साइज़ कैल्शियम से भी बड़ा होगा, और बेरियम सबसे नीचे होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। तो जब कैटायन का साइज़ बड़ा होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होता है। तो मैंने बताया था स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर इज़ द कोवलेंट कैरेक्टर। तो इस कैटायन का, बेरिलियम के कैटायन का साइज सबसे स्मॉलर है, तो कोवलेंट कैरेक्टर इस तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की एग्जांपल है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। सब में क्लोरीन है, तो क्लोरीन को नहीं, आप अब क्लोरीन तो कॉमन हो गया सबका। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखिए, सोडियम के ऊपर 1+ है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है, एल्युमिनियम के ऊपर 3+ है। तो जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आगे फिफ्थ एग्जाम्पल, लिथियम क्लोराइड is less covalent than beryllium chloride is less covalent than boron chloride is less covalent than carbon tetrachloride। तो कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता हुआ दिखाया हुआ है। उसका कारण पीरियोडिक टेबल में लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। तो एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक साइज़ जो है सबसे छोटा है। स्मॉलर द साइज़ लार्जर इज़ द कोवलेंट कैरेक्टर। सो कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। NaCl CuCl की एग्जाम्पल आपको अभी अभी दी है। तो जो 7th एग्जाम्पल है ये एग्जैक्टली 6th एग्जाम्पल जैसे है। सोडियम आयोडाइड इज लेस कोवलेंट एज कम्पेयर टू सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि सिल्वर के पास 18 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। तो इसके साथ ही आपका फजांस रूल फिनिश हुआ। इसको आप कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर सुनिएगा और पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट्स पे अपना, यानी पीरियोडिक टेबल में जो वो वाला टॉपिक है ना, साइज ऑफ ऑयन या साइज ऑफ एटम इन द पीरियड एंड इन द ग्रुप, वो पढ़ के रखिए। तो वैसे बता दूं, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज़ जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप याद करोगे तो आपको जो फजांस रूल है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर MCQs जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, फजांस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है पीरियोडिक टेबल की जो काम आएगी वो ये है कि इन द पीरियड लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एंड इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके साथ ही आपका फजांस रूल जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, आगे हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं 2-3-4 मिनट का। ये है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो बेटा अब हम छोटा सा टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्डिंग के बारे में आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो। ये पर्किन ने 1921 में सजेस्ट किया था। ये 3rd काइंड ऑफ बॉन्डिंग है। 2 काइंड ऑफ बॉन्डिंग आप पढ़ के आ चुके हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग इस चैप्टर में। एक है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है कि 2 एटम इलेक्ट्रॉन तो शेयर करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते और एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को डोनेट कर देता है और उनके बीच में बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को एरो के साथ लिखते हैं जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में कहा गया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि बोथ द इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, आर डोनेटेड बाय वन एटम, एक एटम डोनेट करता है पर शेयर करते वक्त दोनों उसको शेयर कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और बोरोन को डोनेट कर रहा है, लेकिन जब शेयर करने की बारी आती है तो नाइट्रोजन और बोरोन इसको दोनों शेयर करते हैं। एग्जाम्पल है, ये अमोनिया है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये BF3 है। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 3 फ्लोरीन के साथ इसने 3 बॉन्ड बना लिए, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो इन दोनों ने बॉन्ड बनाना है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है और अमोनिया और BF3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। इसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है और इसे एरो के साथ लिखते हैं। और एग्जाम्पल, ये भी अमोनिया है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H+ है, हाइड्रोजन आयन है, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये अमोनिया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है
हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, तो अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है, और ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है। तो बेटा अमोनियम आयन के बाद हम एक और एग्जाम्पल हाइड्रोनियम आयन की पढ़ लेते हैं। इसमें जो वाटर है उसके पास ऑक्सीजन जो है उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और H+ जो है 1s0, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एस्टैब्लिश कर देता है। तो इस आयन को हाइड्रोनियम आयन कह देते हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, एक यूज़ हो गया ना। तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये जो एरो वाला बॉन्ड है यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट तो दोनों ऑक्सीजन ने किए, लेकिन उनको शेयर दोनों कर रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, जिसकी तरफ एरो है, एरो का हेड है, शेयर दोनों कर रहे हैं, डोनेट एक एटम कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का यही कंसेप्ट होता है, व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ, सच ए बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्डिंग। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल।